बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के सभी छात्र छात्राएं आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र। प्यारे बच्चों, ये शिक्षा के केंद्र कौन कौन से हैं, किस तरह वहाँ अध्ययन होता था, उनका कितना एरिया था और भूभाग था या कितने विद्यार्थी अध्ययन करते थे, कितना बड़ा सभागार था, ये सब चीज़ें आपके छोटे प्रश्नों में आ सकते हैं। आप सभी बच्चों को शिक्षा केंद्रों के नाम और अन्य जानकारियाँ अवश्य होनी चाहिए। सभी पढ़ें ध्यानपूर्वक। प्राचीन काल में भारतवर्ष में शिक्षा केंद्रों के रूप में आज के विश्वविद्यालयों की भांति शिक्षा व्यवस्था होती थी। इसके प्रमाण स्वरूप रूप में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला एवं वल्लभी का नाम आज भी सम्मानपूर्वक लिया जाता है। इन शिक्षा केंद्रों की प्रामाणिकता ऐतिहासिक प्रमाणों से भी सिद्ध है। यहाँ इनके विषय में अपेक्षित जो जानकारी आप सभी छात्र छात्राओं को हम यहाँ दे रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नालंदा। नालंदा महाविहार के नाम से प्राचीन काल में शिक्षा का एक सुव्यवस्थित केंद्र लगभग 5वीं शताब्दी में विद्यमान था। इस अध्ययन केंद्र को निर्मित करने में गुप्त नरेश कुमार गुप्त ने पर्याप्त आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। कुमार गुप्त के कतिपय शिलालेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती थी, चूँकि यहाँ पर नालंदा बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र रहा था, अतः इस महाविहार के में अनेक आचार्य बौद्ध ही थे। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का माध्यम होने के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की कीर्ति शीघ्र ही विश्व भर में व्याप्त हो गई। पुरातत्व विभाग द्वारा नालंदा की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह जाना जाता है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय 1 मील लंबे एवं आधा मील चौड़े क्षेत्र में निर्मित था। इसमें 4 खंड थे: प्रवचन केंद्र, पुस्तकागार, अध्ययन केंद्र एवं छात्रावास। अध्ययन केंद्र में 300 कक्ष थे तथा प्रवचन केंद्र में 7 बड़े कक्ष विद्यमान थे। छात्रावास में कक्षों की संख्या 1000 से भी ऊपर थी, जबकि पुस्तकागार में 100 बड़े कक्षों में व्यवस्थित था। इस शिक्षा केंद्र के खर्च के लिए 200 गांव दान रूप में प्राप्त थे। नालंदा महाविहार में छात्रों एवं भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था थी। छात्रों की प्रवेश हेतु दोहरी परीक्षाएं एवं साक्षात्कार की प्रणाली प्रचलित थी। नए प्रवेशार्थी छात्र को प्राथमिक तौर पर द्वारपाल द्वारा परीक्षित किया जाता था। बाद में विद्वान आचार्य उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति की परीक्षा मौखिक रूप से लेते थे। इसके पश्चात साक्षात्कार होता था। इस प्रणाली के कारण कम संख्या में छात्र प्रविष्ट हो पाते थे। चीनी यात्री इत्सिंग ने अपनी यात्रा के विवरण में लिखा है, नालंदा में 3000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। इन विद्यार्थियों में अधिकतर बौद्ध धर्म एवं दर्शन में दीक्षित थे। बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त यहाँ वेद वेदांगों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के पुस्तकालय में 400 संस्कृत की पांडुलिपियाँ थी। पुस्तकालय के 3 प्रभाग थे। पुस्तकालय भवन में प्रांगण था जहाँ बैठकर अध्ययन या स्वाध्याय किया जा सकता था। बौद्ध धर्म की प्रधानता के कारण पाली भाषा का अध्ययन यहाँ अनिवार्य था। चीनी यात्री हिनसांग स्वयं नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य रहे थे। उन्होंने लिखा है कि नालंदा महाविहार में लगभग 1500 शिक्षक थे। उनमें लगभग 1000 आचार्य सूत्र निकायों में दक्ष थे, जबकि 500 वेद, व्याकरण, धर्मशास्त्र, वेदांग आदि विषयों में निपुण थे। शिक्षा के कुल विषय 14 थे। व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। नवीन विषयों की रचना एवं अनुवाद करने के लिए गुप्त राजा यहाँ के जिज्ञासु एवं कर्तव्यनिष्ठ छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। हिनसांग के समय नालंदा में लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो चीन, तिब्बत, कोरिया, तुखार आदि देशों से आते थे। लगभग प्रतिदिन 100 आख्यानों का आयोजन होता था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथों का पारंपरिक अध्ययन भी यहाँ द्रष्टव्य था। नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्म कीर्ति आदि महायान विचारकों ने यही रहकर अपने चिंतन को प्रस्तुत किया था। हिनसांग के अनुसार
समय में हिंसांग के समय में धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, आर्यदेव, दिंगनांग आदि आचार्य यहाँ लब्ध प्रतिष्ठित थे। कुलपति शीलभद्र का व्यक्तित्व विशिष्ट सम्मानीय था। दूसरे स्थान पर आता है तक्षशिला। नाम तो आप सभी बच्चों ने सुन रखा होगा। तक्षशिला भी प्राचीन भारत के इतिहास में शिक्षा के महनीय केंद्र के रूप में विख्यात था। वैदिक काल के तथ्यों से यद्यपि तक्षशिला के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त होती, तथापि बौद्ध युग में के अनेक ऐसे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं यहाँ पर, जिनसे तक्षशिला के गौरव का पता चलता है। बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथों, त्रिपिटक की टीकाओं एवं अट्टकथाओं में भी तक्षशिला विषय के उल्लेख मिलते हैं। इनमें हमें ये जानने को मिलता है कि उस समय बनारस, राजगृह, मिथिला एवं उज्जैनी आदि देशों से शिक्षार्थी तक्षशिला में अध्ययनार्थ आते थे। तिलमुष्टि जातक ग्रंथ के उल्लेखानुसार तक्षशिला में शिक्षार्थी कठोर अनुशासन में रहते थे। शिक्षार्थियों को शारीरिक दंड दिया जाता था। राजकुलों के जातक भी यहाँ शिक्षा हेतु आते थे। उनका जीवन सामान्य शिक्षार्थियों के समान ही होता था। कुछ जातक ग्रंथों से यह भी जाना जाता है कि यह विश्वविद्यालय आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, विधि शास्त्र, राजनीति, धर्मशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र विषयों के विशेष अध्ययन का केंद्र था। तक्षशिला के स्नातकों का भी संस्कृत साहित्य में अनेकत्र उल्लेख उपलब्ध होता है। कौशल राज, प्रसेनजित, बंधुल, लिच्छे, विवंशीय, महाबली, जीवक, शल्यक, अंगुलीमाल, चाणक्य आदि विद्वान यहाँ के स्नातक रहे थे। बौद्ध अवदान ग्रंथों के उल्लेखानुसार तक्षशिला में 3 वेदों तथा 18 विद्याओं के अध्ययन की सुव्यवस्था थी। 3 वेद प्रायः वेद त्रयी के लिए कहा है तथा 18 विद्याएं इस प्रकार कही गई हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्ती विद्या, अश्वविद्या, व्याकरण, दर्शन, गणित, ज्योतिष, गणना, सांख्य, वाणिज्य, सर्व विद्या, मंत्र, तंत्र विद्या, नृत्य, संगीत, चित्रकला, स्थापत्य, लोक साहित्य, कर्मकांड विषय का अध्ययन तंत्र विद्या के अंतर्गत ही आता था, किंतु इस पर अधिक जोर नहीं डाला जाता था। उसका जीवन या व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़े, जिससे यही कारण था कि कर्मकांड के लिए वाराणसी की अधिक ख्याति थी। तक्षशिला में स्नातकों का विषय विभाजन क्रम से गुरुकुल में आवास व्यवस्थित किया गया था। यहाँ लगभग 60 गुरुकुल थे, जिनमें प्रत्येक गुरुकुल में 500 छात्र होते थे। इन गुरुकुलों का एक केंद्रीय कार्यालय भी था। उसका अध्यक्ष आज के विश्वविद्यालयों के कुलपति की भांति माना जाता था। अब अगला इस क्रम में है प्राचीन भारत में शिक्षा के क्रम में आपके जो केंद्र हैं, उनमें तीसरा विक्रमशिला। यह है विश्वविद्यालय भी प्राचीन भारत के उल्लेखनीय शिक्षा केंद्रों में से गिना जाता है। इसकी अवस्थिति बिहार प्रांत में भागलपुर से 24 मील दूर पाथरघाट की पहाड़ी में थी। इस विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंशीय सम्राट धर्मपाल ने करवाया था। इस विश्वविद्यालय में 108 मुख्य कक्ष तथा 300 के लगभग व्याख्यान कक्ष थे। तत्कालीन उल्लेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ लगभग 650 अध्यापक आचार्य थे। यहाँ के प्रवेश परीक्षा द्वारा ही शिक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाता था। बौद्ध धर्म के महायान तंत्र का विशेष अध्ययन यहाँ पर भी कराया जाता था, यहाँ पर ही कराया जाता था। यह विश्वविद्यालय 8वीं सदी से 12वीं सदी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। बौद्ध धर्म की दीक्षा हेतु यहाँ तिब्बत से अनेक विद्यार्थी आते थे। यहाँ के स्नातकों में तथागत, रक्षित, दीपंकर, ज्ञानपाद, लीलावज्र, विरोचन, बोधिभद्र, श्री ज्ञान आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से तथागत व दीपंकर ने चीन में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया था। 12वीं शताब्दी के उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यहाँ पर 3000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे तथा इस विश्वविद्यालय में इतना विशाल सभा भवन बनवाया गया था जिसमें 8000 छात्र एक साथ बैठ सकें। किंतु दुख होता है क्योंकि सन 1203 ईस्वी में इस शिक्षा केंद्र को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। आप सभी बच्चों को भी ये सुन के दुख हुआ होगा, क्योंकि हमारे जो ऐसे इतने प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे जहाँ पर इतने विद्वत जन रहते थे,
उनको इस तरह धराशायी या ध्वस्त कर दिया गया तो सभी के लिए दुखद है। अगला शिक्षा का केंद्र है वल्लभी। वल्लभी सौराष्ट्र की प्राचीन राजधानी वल्लभी में भी 7वीं शताब्दी में एक विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि भी नालंदा की भांति ही विश्व भर में थी। यहाँ के आचार्यों ने पांडित्य एवं विद्वता में पर्याप्त यश का उपार्जन किया था। यहाँ के आचार्यों में बौद्ध विद्वान गुणमती एवं स्थिरमती नाम उल्लेखनीय हैं। इस विश्वविद्यालय में व्याकरण, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्याय, बौद्ध दर्शन, भारतीय धर्म एवं संस्कृति आदि विषयों के अध्ययन की व्यवस्था थी। शिल्प कला, उद्योग एवं व्यापार के विषयों की शिक्षा का भी प्रबंध था। 7वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय में लगभग 1500 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। इनमें अधिकांश विद्यार्थी चीन, तिब्बत व कश्मीर के थे। प्यारे बच्चों, हमारे प्राचीन शिक्षा केंद्रों में ये प्रमुख 4 शिक्षा केंद्र हैं जो आप सभी बच्चों ने पढ़े। नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए: नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी। ये आज भी इनका नाम बड़े ही सम्मानपूर्वक लिया जाता है और हमारे लिए सभी सम्माननीय हैं। आप सभी बच्चों को इन सब चीज़ों को पढ़ के प्राचीन शिक्षा के केंद्र, शिक्षण विधि और किस तरह छात्र वहाँ पर गुरुकुल में रहते थे, आप सभी बच्चों को भी अपने घर में ही एक तरह से गुरुकुल का व्यवहार करना है, अर्थात एकांत में अच्छे से अपना अध्ययन को प्रमुखता देनी है। धन्यवाद। आज सभी बच्चों को हम इतना ही अध्ययन, अगला हम लिपियाँ पढ़ेंगे, कल लिपियों का अध्ययन करेंगे।